बोलने का मौका दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। माननीय श्री जगदम्बिका पाल जी। सभापति जी, मैं आपका अत्यंत आभारी हूँ कि आपने मुझे माननीय मंत्री जी द्वारा भारतीय वायुयान विधेयक 2024 के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। बहुत विस्तार से हमारे माननीय सदस्यों ने कहा है और पहली बार ऐसा एहसास हो रहा है कि आज कहीं न कहीं जहां देश में एरोप्लेन या एयरक्राफ्ट या एयर सर्विस या लोग हवाई जहाज़ की यात्राएं मानते थे कि देश के शायद कुछ एलीट क्लास के लोगों के लिए है और ये कल्पना से भी परे थे, मीडियम क्लास के लोग हों या मध्यम वर्गीय हों, गरीब की तो कल्पना से भी परे था। लेकिन जिस तरह से अभी हमारे नॉर्थ ईस्ट के साथी बोल रहे थे या हमारे रूडी साहब ने विस्तार से सारी बातें कही या हमारे प्रतिपक्ष के भी साथियों ने कहा, आखिर मांग चाहे संभल में हो तो भी उठ रही है, गोड्डा की बात हो, निशिकांत जी की, या कन्याकुमारी से कश्मीर तक। तो ये इस बात को साबित करता है कि आज आप कहें कुछ, लेकिन जिस तरीके से रेलवे एक ज़माने में रेल इज कंसीडर्ड टू बी ए लाइफलाइन फॉर द कंट्री, आने वाले दिनों में आज पिछले 10 वर्षों में रेल की तरह से हवाई जहाज़ भी देश की लाइफलाइन बन चुका है। इसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ अपनी सरकार को। आज आप देखिए, सभी तो कह रहे हैं कि साहब जहाज़ में टिकट नहीं मिलता, फ्लेक्सी फेयर होता क्यों है? जब जहाज़ की ऑक्यूपेंसी बढ़ने लगती है वो एक फ्लेक्सी फेयर करते हैं, उस पर एक चर्चा होती है। आखिर आज आपने इस विधेयक को जो लेकर के आए हैं, इसके पहले जो एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 था, उस एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को आज ये रिप्लेस कर रहा है, उस एक्ट को ही रिप्लेस कर रहा है। क्योंकि आपने देखा होगा पहली बार कॉलोनियल या ब्रिटिश के जो कानून बनाए थे, आज सुबह ही देखा आपने, रिडेंडेंट हो चुका था, उसको रिपील करने के लिए लाए, उसका भी विरोध हो रहा था। तो आज वो जो एक अंग्रेज या ब्रिटिशर्स हम पे रूल करने के लिए उन्होंने बनाए थे एक्ट, ये विडंबना है कि आज तक चल रहा था। मैं तो इस बात की भी बधाई दूंगा कि आज उस एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को रिप्लेस करके हमारी सरकार भारतीय वायुयान विधेयक 2024 लेकर के आ रही है। वो अपने आप में एक कंप्रहेंसिव विधेयक है, इसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसलिए बधाई देना चाहता हूँ कि आखिर ये जो नया एक्ट आ रहा है, किस लिए आ रहा है? ये जो नया एक्ट आ रहा है ये रेगुलेट करेगा। अभी तक इसमें रेगुलेट करने के लिए सिविल एविएशन सेक्टर के रेगुलेशंस के लिए कोई अथॉरिटी जैसी नहीं थी, एक डीजीसीए था। लेकिन इस बार हम देश में इस एक्ट के साथ हम 3 स्टैट्यूटरी अथॉरिटीज को बनाने जा रहे हैं, जिनका एक दायित्व होगा इस कानून के अंतर्गत कि जो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन फॉर परफॉर्मिंग रेगुलेटरी फंक्शंस एंड ओवरसीइंग सेफ्टी, तो ये जो काम डीजीसीए का था, ये तो एक अथॉरिटी हम स्टैट्यूटरी अथॉरिटी इस्टेब्लिश करेंगे। उसके साथ दूसरा ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी फॉर ओवरसीइंग सिक्योरिटी, ये हम एक स्टैट्यूटरी अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। तीसरा एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो फॉर इन्वेस्टिगेशंस ऑफ एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट्स। तो इस तरह की 3 स्टैट्यूटरी अथॉरिटी को हम बनाने जा रहे हैं, जिससे कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इस पूरे सिविल एविएशन के सेक्टर को रेगुलेट कर सकती है, डायरेक्शन दे सकती है और उसको रिव्यू कर सकती है, जिससे देश के यात्रियों को न केवल उसकी सुरक्षा बल्कि है। और आज मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन जिस तरीके से मैंने जो बात प्रारंभ में कही थी, उसके लिए आप देखिए कि किस तरह का इस सेक्टर में ग्रोथ हो रहा है। पूरी दुनिया में कोविड के बाद आप देखिए, पूरे दुनिया में, मैं तुलना नहीं करना चाहता हूं, लेकिन अगर अपने देश में देखें तो आज वो पैसेंजर ग्रोथ, जहां पिछले सालों में कहा जा रहा था कि 27% ग्रोथ अगर किसी सेक्टर में है तो देश के इस सिविल एविएशन सेक्टर में है, जो दुनिया का अपने आप एक रिकॉर्ड सेक्टर है। और आज वो 27% से बढ़ के कहाँ हो गया? फ्रॉम जनवरी टू सितंबर 2023, domestic airlines carried 112.86 million passengers at 29.10%। हम 27 से फिर 29.10% के सिविल एविएशन पे हम आ गए हैं। ये इंक्रीज हुआ है 2022 से। हमारा सौभाग्य है कि मेरे समय अध्यक्ष जी आ जाते हैं तो मुझे अवसर भी मिल जाता है कि जब तक मेरी स्पीच होती है, तो आज पिछले 2022 से
ये जो पैसेंजर्स की ट्रैफिक इंक्रीज हुआ है, 87.42 मिलियन पैसेंजर्स जो 2022 में थे, आज वो 2023 में 112.86 मिलियन पैसेंजर्स हुए, जो अपने आप में ग्रोथ है 29.10%। और इंटरनेशनल पैसेंजर्स भी कहे, आखिर ये जो इतनी बड़ी ग्रोथ है, क्या अब केवल इलीट क्लास चल रहा देश का? आज देश का मध्यम वर्गीय चल रहा, देश का स्टूडेंट चल रहे हैं, देश के लोग चल रहे हैं, देश की छोटी छोटी MSPs के लोग चल रहे हैं। आप देखिए कि आज पूरे इंटरनेशनल या देश के उस पर आपको हवाई जहाज़ के अंदर हर तरह की ट्रैफिक मिलती है। जो कहा जा रहा था कि आज वो चप्पल वाला, वो आप हर जहाज़ में दे सकते हैं कि चप्पल वाला भी हवाई जहाज़ की यात्रा कर रहा है। वो मोदी का सपना साकार हो रहा है। मैं इसी तरीके से कहना चाहिए, मैं बहुत जल्दी खत्म करूँ। बिटवीन जनवरी एंड सितंबर 23 एयरलाइंस कैरीड 45.9 मिलियन इंटरनेशनल पैसेंजर, सिग्निफिकेंट 39.61% की ग्रोथ हुई है। तो ये अपने आप में इस मिनिस्ट्री की ग्रोथ कि जहां हम डोमेस्टिक में 29.10 से किए हैं, आज हम इंटरनेशनल पैसेंजर 39.61% इंक्रीज किया है, जो अपने आप में पिछले साल में ये है। मैं कहना चाहता हूं, बातें बहुत थी लेकिन अब आपका इशारा है, मैं बुद्धिस्ट सर्किट की बात करना चाहता हूं। बुद्धिस्ट सर्किट में आज वाराणसी में सारनाथ है, जहाँ पे भगवान बुद्ध ने को ज्ञान प्राप्त हो, पहली बार प्रीच किया उन्होंने अपने लोगों को। बोध गया है, तीसरा फिर कुशीनगर है। आज सारनाथ में भी एयरपोर्ट बन गया, कुशीनगर में भी एयरपोर्ट बन गया, हमारी ही सरकार में बना, प्रधानमंत्री जी ने उद्घाटन किया। बोधगया से इंटरनेशनल फ्लाइट चलने लगी, सारनाथ से इंटरनेशनल फ्लाइट चलने लगी, श्रावस्ती में बन गया। लेकिन देश के 5 महत्वपूर्ण स्थान हैं जो गौतम बुद्ध से जुड़े हुए हैं, और गौतम बुद्ध की प्रासंगिकता न केवल भारत में है बल्कि आज एक बड़ा रिलीजन है जो देश के, चाहे साउथ ईस्ट एशिया हो, चाहे जापान हो, थाईलैंड हो, सिंगापुर हो, इंडोनेशिया हो, मलेशिया हो, श्रीलंका हो, चाइना हो, जापान हो, तो इस देश के लोग भगवान मानते हैं। भगवान बुद्ध के उस जन्म स्थान पर भी आते हैं। बोध गया के उस पीपल के नीचे, पेड़ के नीचे जहाँ उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, वहाँ जाते हैं, वहाँ का पत्ता लेके जाते हैं। हमारी सिद्धार्थनगर में हम सौभाग्यशाली हैं कि गौतम बुद्ध का जन्म स्थान उस कपिलवस्तु में हुआ। राजा शुद्धोधन की राजधानी थी, और जब उनको ज्ञान के लिए निकले, घर छोड़ के राजमहल त्यागे, तो 29 वर्षों तक जो बचपन में गौतम बुद्ध ने व्यतीत किया वो सिद्धार्थनगर कपिलवस्तु। तो आज मैं माननीय मंत्री जी से चाहूँगा कि इस पर विचार कर लें, हमको केवल समय दे दे, एक बार वहाँ चले जाए। पूरी दुनिया के लोग एक बुद्ध सर्किट की तरफ आकर्षित। आज सब जगह हवाई अड्डा बन गया, लेकिन हमारे सिद्धार्थनगर जहाँ गौतम बुद्ध पैदा हुए अभी तक नहीं बना। वहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट ने हेलीपोर्ट बनाने की बात कही है, तो उस स्टेट गवर्नमेंट ने हेलीपोर्ट की जो फैसला लिया है कि वहाँ से हम बुद्धिस्ट सर्किट को कनेक्ट करके और हेलीकॉप्टर से हम जो भी बुद्धिस्ट सर्किट के मानने वाले हैं उनको हम सुविधाएं देंगे। बस बात खत्म कर दूंगा क्योंकि आपने समय दे दिया, इसी के लिए अब। तो माननीय मंत्री जी चाहता हूँ कि आज पूरी दुनिया में एक सबसे बड़ी सर्किट है। आज कहते हैं प्रधानमंत्री जी कि भाई दुनिया ने तो युद्ध दिया, हमने बुद्ध दिया, मतलब बुद्ध का तात्पर्य शांति दिया, अहिंसा, ममता, करुणा का संदेश। तो आज वो गौतम बुद्ध जिनकी प्रासंगिकता है और जिससे एक बड़ा फॉरेन रेवेन्यू भी हमको मिलेगा, और जिस तरीके से, तो इसलिए हम चाहते हैं कि जहां आप कृषि उड़ान की बात कर रहे हैं, उड़ान यात्रा की बात कर रहे हैं, वहीं बुद्धिस्ट सर्किट के उस आप 5 स्थान की कनेक्टिविटी को भी जोड़ें, जिससे कि बुद्धिस्ट सर्किट के लोग आ सकें। आज आप नॉर्थ ईस्ट तक जोड़ रहे हैं। कृषि उड़ान में आप हिली एरिया हो, नॉर्थ ईस्ट स्टेट हो, ट्राइबल एरिया हो, ऐसे 58 एयरपोर्ट को आप जोड़ चुके हैं, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के हिली 25 है या अदर रीजन के हैं। इसी बात आपकी समाप्त करूँगा, बस 1-2 मिनट और कहूँगा मैं। तो मैं समझता हूँ कि जहाँ रेगुलेशन के साथ साथ, मतलब आज जो एक डिजिटल किया गया है, उस डिजिटल में भी आप देखिए कि हमारे ऐसे कि आज लोगों को यात्रा के लिए एयरपोर्ट पर नहीं जाना पड़ता। हमारे ऐसे कम से कम 35 लाख पैसेंजर जो घर से ही ऑनलाइन बोर्डिंग कर देते हैं, जो एक फेशियल रिकग्निशन टेक्नोलॉजी जो डेवलप हुई है, जिसमें कॉन्टैक्टलेस, जैसे बैंक में हो गया कि अगर आप अपना करना चाहें कॉन्टैक्टलेस सीमलेस प्रोसेसिंग ऑफ पैसेंजर्स हो गया। और ऐसे ये जिसको दिग्गी यात्रा कहते हैं, वो 13 एयरपोर्ट पे था, जिसमें लखनऊ भी आ गया। उसके लिए मैं बधाई देना चाहता हूँ। 91 लाख पैसेंजर इस पर किया है, और एक दिन में 2023 के 1 नवंबर में 4,56,910 पैसेंजर एक यात्रा किया। ये भी दुनिया का अपने आप में रिकॉर्ड है। मैं बहुत बातें कहता, अब आपने कह दिया, मैं आभार हूँ। लेकिन एक बार माननीय मंत्री जी से आप कह दें कि बुद्धिस्ट सर्किट बड़ा महत्वपूर्ण है, और एक बार सिद्धार्थनगर चलें, आप काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं इसका समर्थन करता हूं। आनंद भदौरिया जी 1 मिनट।